हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ देश को हिला देने वाला 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल फिर से सुर्खियों में क्यों है। राजस्थान में 100 से ज्यादा स्कूली और कॉलेज जाने वाली छात्राओं का सेक्स रैकेट के तहत यौन शोषण किया गया, जिसमें प्रभावशाली लोग शामिल थे। इस सनसनीखेज और दुखद मामले को एक फिल्म और राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की टिप्पणियों ने फिर से सुर्खियों में ला दिया। वर्ष 1992 का एक बड़ा सेक्स स्कैंडल एक बार फिर राजस्थान और उसके शहर अजमेर, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का घर है, को परेशान करने के लिए वापस आ गया है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई नेता 1992 के इस घोटाले में शामिल थे। ये आरोप सेक्स स्कैंडल पर आधारित फिल्म अजमेर 92 फीट के 21 जुलाई को रिलीज होने के बाद सामने आए हैं। निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह की यह फिल्म अजमेर में हुए सेक्स स्कैंडल पर आधारित है, जो 1992 में प्रकाश में आया था, जिसमें शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली 100 से अधिक लड़कियों को व्यवस्थित तरीके से ब्लैकमेल किया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। गुढ़ा ने दावा किया कि 1992 के इस घोटाले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए शांति कुमार धारीवाल और महेश जोशी समेत कांग्रेस नेताओं का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। लेकिन 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल वास्तव में क्या है? 1992 सेक्स स्कैंडल का इतिहास। 100 से अधिक महिलाओं के शोषण से जुड़ा यह मामला पहली बार तब प्रकाश में आया जब पत्रकार संतोष गुप्ता ने अप्रैल 1992 में स्थानीय दैनिक नवज्योति में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। कुछ रिपोर्टों में यौन शोषण की शिकार महिलाओं की संख्या लगभग 250 बताई गई है। रिपोर्ट से पता चला कि स्कूली छात्राओं का यौन शोषण किया जा रहा था, जो उनके अंतरंग क्षणों को रिकॉर्ड कर रहे थे और उनकी नग्न तस्वीरें ले रहे थे। बड़े नेताओं की बेटियां ब्लैकमेलिंग का शिकार शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा दी। इसमें एक गिरोह द्वारा चलाए जा रहे रैकेट का विवरण दिया गया था, जो 17 से 20 वर्ष की आयु की 100 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण करता था। सभी महिलाएं अजमेर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ रही थीं और उन्हें ऐसे लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता था जो राजनीतिक और वित्तीय रूप से प्रभावशाली स्थिति में थे। रिपोर्ट के बाद आरोपियों ने सभी सबूत मिटाने की कोशिश की, अधिकारियों ने खुद को बचाने की कोशिश की और पीड़ितों के परिवार के सदस्य चुपचाप शहर से बाहर चले गए। कई आरोपी प्रभावशाली खादिमों के परिवारों से थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सेवा करते थे और खुद को सूफी संत के मूल अनुयायियों के वंशज बताते थे। उनमें सबसे प्रमुख फारूक और नफीस चिश्ती थे, जो उस समय युवा कांग्रेस के नेता थे। राजस्थान पुलिस की देरी से कार्रवाई। मामला जब तूल पकड़ने लगा
तो तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को इस घोटाले की जानकारी दी गई। शेखावत ने इस घोटाले में शामिल लोगों को न बख्शने के सख्त निर्देश जारी किए। उनके आदेश के बावजूद जिला पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच आरोपियों को अपने खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले सबूतों को नष्ट करने का मौका मिल गया। पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और करीब एक पखवाड़े बाद संतोष गुप्ता ने एक और रिपोर्ट जारी की। छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले कैसे खुलेआम रह गए शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में गुप्ता ने लड़कियों की कुछ धुंधली तस्वीरें भी शामिल की, जिनका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। तीसरी खबर सीआईडी ने 5 महीने पहले ही दे दी थी सूचना शीर्षक से प्रकाशित हुई। चौथी रिपोर्ट में राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री दिग्विजय सिंह का बयान शामिल था। उन्होंने 1.5 महीने पहले अश्लील तस्वीरें देखी थीं। इन रिपोर्टों के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और राज्य सरकार पर भी दबाव बना, क्योंकि अधिकांश आरोपी मुस्लिम थे और कई पीड़ित हिंदू थे। परिणाम और विरोध। राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एमएन धवन के साथ बैठक की, जहां यह निर्णय लिया गया कि आरोपियों को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजा जाएगा। इसी बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि वकील और भाजपा नेता वीर कुमार तथा विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने गुप्ता द्वारा इस कांड की रिपोर्ट किए जाने से बहुत पहले ही जिला पुलिस को मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू लड़कियों के यौन शोषण के बारे में सूचित कर दिया था। लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक उमेंद्र भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया जा रहा है और स्कूली लड़कियों का यौन शोषण नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि जिन 4 लड़कियों के यौन शोषण की तस्वीरें मिली हैं, उनका चरित्र संदिग्ध है। भारद्वाज के बयान के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। उस समय भाजपा सरकार पर काफी दबाव था, क्योंकि अशोक गहलोत और रघु शर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने दोषियों को सजा देने की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की थी कि मामले की जांच अपराध जांच विभाग सीआईडी से कराई जाए। अजमेर रैकेट की जांच। अंततः 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने घोषणा की कि मामले की जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। इससे पहले कि सीआईडी जांच अपने हाथ में ले पाती, अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन उपाधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में हरिप्रसाद शर्मा ने 4 अश्लील फोटो का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट दी और लिखा, अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह फंसाकर अश्लील फोटो खींचे गए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर यौन शोषण भी किया गया। साथ ही जानकारी मिली है कि गिरोह लड़कियों पर अन्य लोगों को जाल में फंसाने का दबाव बना रहा है।
रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इस गिरोह में प्रभावशाली युवा शामिल हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि कुछ पीड़ितों की पहचान फोटो से हो गई है और आगे की जांच के बाद गिरोह में शामिल कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे। अगले दिन 31 मई 1992 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एन.के. पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंचे और जांच अपने हाथ में ले ली। सीआईडी जांच में इस रैकेट में अन्य लोगों के अलावा युवा कांग्रेस नेता फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती और अलमास महाराज की संलिप्तता सामने आई थी। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए, उनमें हरीश तोलानी एक फोटो स्टूडियो का मैनेजर था। यहीं से नफीस चिश्ती और सोहेल गनी लड़कियों के यौन शोषण की रील बनाकर लाते थे। लैब के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है। इस कांड के तहत जिन लड़कियों की तस्वीरें प्रसारित की गईं, उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली। उनमें से कई की पहचान तस्वीरों और वीडियो के जरिए की गई, लेकिन कई अपनी आपबीती के बारे में बात नहीं करना चाहती थीं। केवल कुछ ही लोग बयान देने के लिए आगे आए और उनमें से भी बहुत कम लोग अपने बयान पर अड़े रहे। कुछ लोगों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया और करीब 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से सिर्फ एक आरोपी अलमास महाराज फरार है और माना जा रहा है कि वह अमेरिका में है। बचे लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। इस कांड की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियों को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। मामला अभी भी अदालत में लंबित है। 1998 में अजमेर की एक अदालत ने 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य 4 दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दी। इनमें से 6 लोग अभी भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। 3 दशक से अधिक समय के बाद यह मामला अजमेर 92 फीट और राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के दावों के साथ फिर से सामने आया है। फिल्म में दावा किया गया है कि 1992 में लगभग 250 लड़कियां इस कांड की पीड़ित थीं, जबकि केवल 12 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि चुनावी राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कानून व्यवस्था का मुख्य मुद्दा बना दिया गया है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।